झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके विषय में बोल रहा हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 70 वर्ष उन्होंने पूर्ण किए। और अब क्या बोलूं, मैं जितना भी उनके बारे में कहा जाए बहुत कम है। तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार। आज हम सब मिलके, आप और मैं, हम सब मिलके मोदी जी को वंदन अभिनंदन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जीवेता शरदा शतम तो बोलेंगे। वो कहा जाता है कि आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें। वो कोरोना जैसी किसी भी महामारी जो बदमाश चाइना अगर भेजता है, तो ऐसी कोई भी महामारी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दूर रहें, कोसों दूर रहें। बिल्कुल, मतलब ये बीमारी उनके आसपास भी ना फटक पाए। ये हम करोड़ों करोड़ों लोगों की कोटिश कोटिश वंदना है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को आरोग्य रखें, स्वास्थ्य प्रदान करें। और जैसी उनकी कठोर एक एक कहना चाहिए कि एक ऋषि मुनियों वाली जो उनकी कार्य पद्धति है और श्रमशील हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत कठिन। मतलब मैं भी संडे में, मैं कितने, उन्होंने 6 साल हो गए, कितने संडे ले लिए हमने, 52 संडे 6 साल से हम देख रहे हैं दोस्तों। 52 संडे तो सभी ने किए होंगे ना, कम से कम 300 दिन तो छुट्टी मनाई होगी। और ये ऐसे महापुरुष हैं कि प्रधानमंत्री के 6 वर्ष तो ठीक है, उन्होंने 15 वर्ष जो मुख्यमंत्री तौर, 12 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पे रहे गुजरात के, तब भी उन्होंने संडे सेलिब्रेट नहीं किया। मतलब ऐसा तो कोई क्या कहना चाहिए, धरती पर कोई हुतात्मा हो सकता है। वैसे तो हुतात्मा बोलते हैं कि जो परम धर्म जो वैकुंठ धाम चले जाते हैं, लेकिन ये सशरीर की हुतात्मा ही हैं। और क्या कहें अब, ऐसी दिव्य आत्मा के बारे में क्या कहें, जो ना संडे समझता है ना मंडे समझता है, हर दिन अपना काम काम और सिर्फ काम और प्रोडक्टिव। और भारत क्या हो सकता है वो सब को, मतलब भारत के लिए क्या किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कुछ छोटे मोटे पॉइंट नोट किए हैं, तो इसके आधार पे आप समझ सकते हैं। आज दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी गिर गया था कल भोपाल में थोड़ा, और आज फिर उमस बहुत बढ़ गई है। और पंखा भी मैं बंद कर देता हूँ, उसकी खरर 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 आवाज़ आती है, तो वो वाइब्रेशन बन जाता है इसमें वीडियो में, तो साफ वीडियो नहीं सुनाई देता। इसलिए मैं 1-2 बार रुमाल उठाऊंगा और अपना पसीना पोंछ लूंगा। ठीक है दोस्तों, माफ़ कर देना मुझे। और हाँ, साउंड वगैरह के बारे में आप बताते रहें कि मैं तेज बोलूं। अच्छा, मैं बेस तो मैं अपना कम कर ही देता हूं, है ना। ये बेस जो है मेरा, ये सब मैं कम कर देता हूं वीडियो में। और सराउंडिंग साउंड भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा सराउंडिंग साउंड ना आए और मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर आए। और आप मुझे लिख के भी बताएं प्लीज़। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं किस तरफ और काम करूं, क्योंकि वन वे ट्रैफिक से कुछ काम नहीं चलेगा दोस्तों, 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। व्यूज़ भी आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन कमेंट अगर आपके आए तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ अभी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ज़रूरी भी है ये कि आपके पास आवाज़ नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, आप सुन के ही बता सकते हैं मुझे। सबको अपना काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जज करना तो आपके पास है। आप ही बता सकते हैं वो काम कैसा रहा है और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। सब्जेक्ट चुनने में भी आप मुझे मदद करें कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, किस किस टॉपिक पर बोलूँ, और उस पर आप क्या विषय पर आप क्या तर्क रखते हैं, या आपकी मान्यता बताएं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 60-65 देशों में जो निरंतर उनके जो 2014 के चुनाव से जो उन्होंने जीते हैं, 2014 के चुनाव से जो जब से वो प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर आए हैं, भारत की जनता की कसौटी पर वो एकदम खरे उतरे हैं। 60-65 देशों में भ्रमण करने के बाद आज मतलब दुनिया भी हैरान है। ये दरअसल भारत और चाइना की लड़ाई नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा, ये भारत और चाइना की लड़ाई नहीं है। चाइना गलती से जो उसने पिछले 6-7 दशकों में 1950 के बाद से जो गलती दोहराई थी, ये गलती से इसने गलती दोहरा ली, क्योंकि इसका थिंक टैंक बता नहीं पाया कि यहां पर अब राष्ट्रवादियों की, नेशनलिस्ट लोगों की
पावरफुल स्ट्रांग विल वाला एक सरकार है, और एक जो पावरफुल विलफुल व्यक्ति है वो बैठा है वहां, स्ट्रांग विल है उसकी, नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा है। ये चाइना से गलती हो गई और वो भारत से भिड़ गया, और कोरोना की जो भड़ास थी वो निकालने की सोच रहा था। लेकिन ये असल में मैं आपको बताऊं, ये कम से कम दशक भर से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है दोस्तों। तो अभी जो लोग भी जॉब और गवर्नमेंट जॉब वगैरह इस तरह में देखना चाह रहे हैं, तो शायद उनको 4-6 महीने साल भर रिसेशन देखना पड़ सकता है दोस्तों। हौसला रखिएगा आप सब लोग, कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए, कुछ भी काम कर लीजिए। लोग क्रिटिसाइज करने के लिए कोई पकोड़े की दुकान तलता हुआ बता देता है, कोई हाथ ठेला चलाता हुआ बता देता है। दोस्तों, श्रमेव जयतु ये भारत का सूत्र वाक्य है, और चाइना यही सीख के आज इकोनॉमी का सिरमौर बन गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब और गवर्नमेंट जॉब ही अकेले ऐसे नहीं है जो पैसे देते हैं। अगर आप कढ़ैया में पकोड़े तलते हुए अगर आप बेरोजगारी का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको सही तरीके से इसे बता पा रहे हैं, क्योंकि काम तो काम होता है। मैं भी जैसे पकोड़े की दुकान लगाऊं तो शायद 5-10 रुपए भी उसमें से मुश्किल से निकाल पाऊं, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग पकोड़े की भी दुकान, चाय की दुकान पे लगाते हैं और हजार चाय निकल जाती है। 5 रुपया भी अगर मान ले तो 5,000 रुपये पर डे का गल्ला, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए उनका महीने का टर्नओवर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज बाजार से खरीद के लाए उसमें मार्जिन 5% 10% होता है, लेकिन जो आप खुद से बना के करते हैं जैसे चना चोर वगैरह, तो इसमें मार्जिन मोर देन 50% होता है ना। ये मोटे मोटे तौर पर कह रहा हूं, मेरा क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज में, मतलब मेरा थ्योरिटिकल वाला व्यक्ति हूं, तो थ्योरी में आपको समझा सकता हूं, तो वो आप समझेंगे। वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसीज को यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी की जो तैयारियां कर रहे हैं, वो उनका ध्येय निश्चित गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन में यदि वो पकोड़े और तल के प्रदर्शन बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि भारत में अगर मंदी है, दुनिया भर में मंदी है, और भारत में अगर उसका प्रभाव जितना भी पड़ रहा है उससे भी कहीं गहरा अगर नहीं पड़ रहा है, तो उसकी सबकी वजह वो श्रमशील समाज है जो सड़कों के दोनों तरफ खोमचों में, ठेले में छोटा छोटा बिजनेस करता, 100, 200, 500 रुपए पर डे का बिजनेस करता है, और उसमें से वो बचा भी लेते हैं। जो कोई 15,000 रुपए, 20,000, 50,000 रुपए कमाने वाला भी शायद ना बचा पाए, वो इस तरह से बचा लेते हैं और अपनी बचतों को रखते हैं। वही बचतें जो है भारत को दुष्काल में, मतलब भयंकर समय में, कठिन समय में उसको संभाल के रखती। भारत को हमेशा यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी भी आप देखिएगा, कोरोना काल में भी जो सारे क्षेत्र पिट गए, लेकिन कृषि क्षेत्र जो था वो उसने बराबर अपनी गति उतनी ही बनाए रखी, और बैंकों ने भी वहां पर ध्यान दिया और लोन वगैरह बांटे, तो बैंकें भी एकदम ठप नहीं हो गई। कृषि क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया। तो यह कहने का मतलब 60-65 देशों में भ्रमण करने के बाद जो विदेश नीति बनी, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और ये इंतजार कर रही है कि जो कम्युनिस्ट चाइना है उसको सबक अगर कोई सिखा सकता है तो वो भारत है। देखिए, मैं इनके बारे में, मोदी जी के बारे में जो नोट करके लाया हूं, वो कुछ चीजें ऐसी है कि बिना चुनाव लड़े वो मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के। फिर नया नवेला ही मुख्यमंत्री आया था, 4-6 महीने हो गए थे और दंगों की आग में फंस गया वो मुख्यमंत्री। दंगे भी ऐसे भयंकर हुए कि गोधरा में जो कार सेवक थे, वो जो दर्शन करके आ रहे थे दर्शनार्थी, उनको घेर के उन्मादी भीड़ ने उनको जला दिया। उसके बाद फिर गुजरात में दंगे हुए, तो एक नए नवेले मुख्यमंत्री को संभालना वो चीज चैलेंजिंग हो गया। इसके बाद से भी उन्होंने वो सारी चीजें संभाली और वहां 12 साल वहां मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो भी उनका पहला ही चुनाव था। बनारस से काशी, भगवान शिव की नगरी काशी से वो सांसद बने और वहां से अभी भी सांसद हैं और वो प्रधानमंत्री 2014 में चुन के आए। अब आपको कहने वाली बात यह है कि देखिए, दिखने में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। आज सरकारों का बिहेवियर बदल गया है। आप मेरी ये बात से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आज आप सरकारों से ज्यादा चिल्ला के बात कर सकते हैं। मैं खुद भी ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब यही है कि
आज सरकारों के बिहेवियर में जितना चेंज आया है, या आप बताएं आया है नहीं आया है, लेकिन जनता के बिहेवियर में ज्यादा चेंज आ गया है। और वो एक गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट के बिना ये नहीं हो सकता कि जनता का बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, आज मोदी को गरियाने वाले वही कांग्रेसी हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में हरवाते थे। ये मैं नहीं, ये भाऊ तोरसेकर जी बोल रहे हैं। भाऊ तोरसेकर जी 50 साल पत्रकारिता करी और ये बोलते हैं कि मेरे को कोई, मुझे बोले कोई मीडिया हाउस नौकरी पे नहीं रखता था क्योंकि मैं वो बात नहीं करता था जो वो चाहते थे। अब आपको पता है मीडिया हाउस में किसकी गुलामी होती थी, तो वहां उनको नौकरी नहीं। 50 साल बाद आज उनके इतने फैन फॉलोइंग हो गई जो उनकी शायद साढ़े 50 सालों में नहीं होंगे, जो अब उनकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है। तो यहां पर ये वो बताते हैं, इसको आगे बोलते हुए वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं महात्मा कौन है। महात्मा कौन है? महात्मा वो है जिसे बुद्धिजीवी पत्थर मार रहे हैं, बुद्धिजीवी जिसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बुद्धिजीवी मतलब जिसे हम सूडो सेकुलर, सूडो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, बौद्धिक आतंकी जिनको बोला जाता है, जो बड़े छन छान छून के बिल्कुल वो इस तरह से शब्दों की हेर फेर करते हैं कि एक वक्त तो लगता है कि वाह क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनके असल मकसद समझ में आते हैं तो दिमाग घूम जाता है, चकरा जाता है दिमाग कि ये बोल क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज जो बौद्धिक आतंकी नरेंद्र मोदी को गरिया रहे हैं वो ही 10, 20, 30, 40 साल बाद मोदी का मंदिर बनाएंगे। और क्यों? क्योंकि आज जो मोदी को समर्थन दे रहा है वो पीछे हो जाएंगे क्योंकि उनको पैसे कमाना नहीं आता। जो आज गाली दे रहा है वही उनका मंदिर बना के पैसे कमाएंगे। ये ऐसा उन्होंने बताया कि 1950 के दशक तक गांधी को महात्मा नहीं मानता था टाइम्स ऑफ इंडिया, आज वही टाइम्स ऑफ इंडिया महात्मा गांधी को महात्मा कह रहा है। तो ये है 1950 तक उनकी पत्रकारिता देख लो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की, वो कभी भी उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा। और ऐसा ही कांग्रेस के समय में भी बाबा साहब अंबेडकर को कभी चुनाव नहीं जीतने दिया गया, और वही आज कांग्रेस विरोध स्वरूप बाबा साहब अंबेडकर को सामने लेकर आती है, जो कि वो चुनाव में कभी जीतने ही नहीं देती थी कांग्रेस को। क्योंकि उनके समय में, कांग्रेस के समय में क्यों नहीं जीते थे बाबा साहब अंबेडकर, ये पूछना था ना, ये पूछा जाए लोगों से, उस समय क्यों नहीं चुनाव जीतते थे। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जनता जरूर अपने महात्मा को पहचान लेती है। ठीक है, अब एक उनकी सबसे बड़ी ताकत मोदी की जो थी, उन्होंने सबसे पहले 2014 के भाषण में ही कहा था कि जो हमारे भारत के बाहर जो कम से कम 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास जो एनआरआई हैं, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के या भारतवंशी या भारतीय मूल के लोग जो बाहर है, दरअसल यही हमारी विदेश नीति का चलता फिरता सिक्का है, यही हमारी सॉफ्ट पावर है, और असल में यही लोगों ने ही भारत की विदेश नीति को संभाला, सराहा, सपोर्ट किया, जो आज इतने देश भारत के समर्थन में आ गए हैं। आपको ध्यान होगा अभी भारत यूएन में एक सीट जिसमें भारत को जीतना था, जीतता भारत लेकिन 40-45 सीटों से, लेकिन वहां पर भारत को 88 के करीब सीटें मिली। सिर्फ 2 या 3 देश जो थे वो समझ सकते हैं वो कौन होंगे, चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, शायद नॉर्थ कोरिया ने भी हमारे ही पक्ष में वोट किया है, वो शायद टर्की होगा। ऐसे 3 या 4 देश थे जिन्होंने भारत के विरोध में वोट किया। बाकी सारी के सारे देश जो थे वो भारत के समर्थन में ही कि भारत को यूएन के कहीं ना किसी काउंसिल में रहना ही चाहिए। अभी परमानेंट सीट नहीं मिली है भारत को, तो वहां पर भारत को रहना जरूरी। भारत जैसा सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर ऐसे यूएन का क्या फायदा। ठीक है, अब मैं एक चीज ये बता रहा हूं आपको कि मोदी के आने के बाद क्या हुआ। मैंने लिस्ट बनाई है दोस्तों। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि वो जो मोदी ने कहा था आज 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब वो नोटबंदी जो थी, मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया कदम था। नोटबंदी के बाद से भारत में बहुत विरोध हुआ होगा, लोगों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन मुझे कम से कम मुझे तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मेरे पास तब भी पैसे नहीं आते थे, आज भी नहीं पैसे आते, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो पैसे जिनके पास आते ही नहीं उनको क्या फर्क पड़ेगा। 500 का नोट 10-10, 50-50 के 10 आ जाए, 500 का नोट वाला परेशान हो, 50-50 के 10 नोट आने वाला क्यों परेशान होगा। तो ना हम तब परेशान थे ना आज परेशान है। ठीक है, तो वहां क्या हुआ दोस्तों कि सबसे पहले नोटबंदी में जो देखो क्या होता है, काला कारोबार जो चलता है ना वो बड़े नोटों में चलता है। 500 और शायद 2000 के नोट बंद हुए थे, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं आ रहा अब।
500 और 1000 के नोट बंद हुए थे और उसके जगह 2000 का लाल नोट आया। हाँ, 500 और 1000 के बंद हुए थे और 2000 का नया नोट आया था, कुछ दिन चलन में रहा और फिर उसे चलन से बाहर कर दिया गया। तो अभी 2000 का नोट दिख नहीं रहा है। अब देखो क्या होता है दोस्तों की जो नगद नारायण होते हैं ना, अभी पुड़िया गैंग भी चल रही है। पुड़िया गैंग का सबसे वो कोई बैंक में ट्रांजैक्शन तो कराएगी नहीं पुड़िया गैंग भाई। जो सुपारी किलर है, पुड़िया गैंग है या हफ्ता वसूली है, वो कैश में होती है। ऐसा तो नहीं होगी चल बाबू भाई, चल मुन्ना भाई, बाबू भाई जो भी है, मेरे बैंक में इतने डाल दे। तो बैंक में तो ट्रांजैक्शन होगा ना, तो वैसे ही वो सीबीआई पकड़ लेगी, एनसीबी वाले पकड़ लेंगे, इतना पैसा किसके खाते में क्यों आया, किसने डाला, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो ये कैश में ही होता है। तो यहां आप देखिए पाकिस्तान और कश्मीर, कश्मीर की धारा 370 तो बाद में हटी, पहले यहां पर जो काला धन जो था, पैसे का नकली करेंसी जो पाकिस्तान रूट से थ्रू नेपाल रूट से जो ये टर्की और चाइना का कनेक्शन दोनों सामने आ रहा है। ये अनरेस्ट के लिए भी पैसे का इस्तेमाल करते थे और फेक करेंसी भी हमारे यहाँ भेजते थे। तो ये क्या है, अब जैसे मान लीजिए 10 करोड़ रुपए पहुंचा दिए और उनको मान लो 2 करोड़ भी मिल गए, 3 करोड़ भी मिल गए, तो भी फेक करेंसी के बदले में 3 करोड़ रुपए क्या बुरे हैं। और यहाँ पे 10 करोड़ के नकली नोट हमारे जेब में हैं और 3 करोड़ असली नोट वो ले गए। अब हम 10 करोड़ रुपए चलाते रहे अपने नकली, अपने जेब में सोचे कि ये असली नोट है, जबकि हमारे जेब में नकली नोट पड़े और असली पैसा वो काले कारोबारियों के पास आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। और सबसे बड़ी बात, भारत ने देखा कि सख्ती और सख्त एक्शन कैसे लिए जा सकते हैं, ये उस समय भारत ने महसूस किया। और उसी समय उसके पहले जो जनधन खाते खोले गए थे उनका भी फायदा यहां मिला। और मैं जो हैशटैग चलाता हूं DBTE, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एजुकेशन, तो ये भी बहुत जरूरी है, चलाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कभी गुरु शिष्य परंपरा के तहत मेरे जैसे कई सारे लोग जो ना किसी स्कूल में है ना किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसे लोग जो अपना खुद का अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, एकेडमी छोटी मोटी बच्चों को लेकर पढ़ाना चाहते हैं और अपने तरीके की ही पढ़ाई कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी समाज में सराहा जाएगा और जगह मिलेगी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे जब बच्चों के या ऐसे गुरुजनों के खाते में, तो बहुत सा समर्थन और सपोर्ट उनको मिलेगा। अब यहां से देखो दोस्तों, आज के पहले जो 5-10 साल पहले जानते हैं बिजली बिल की लाइन में खड़े रहते थे, मतलब ये हर महीने की एक टेंशन होती थी, बिजली बिल भरना, ट्रेन का टिकट अगर लेना है तो लाइन में खड़े होना, रिजर्वेशन ट्रेन का, हवाई जहाज का टिकट, मोबाइल फोन का बिल, नेट का बिल, ये सारी चीजों के लिए बिल और लाइन में खड़े रहना पड़ता था, क्यू में खड़े रहना पड़ता था। ये सारी चीजें एक झटके में खत्म हो गई। मुझे तो कितना समय हो गया बिजली बिल के लिए, कभी कभी जब मान लीजिए कोई बिल में दिक्कत हो तब तो जाना ही पड़ता है, लेकिन अमूमन सारे काम जो है वो ऑनलाइन में ही हो जाते हैं और मोस्टली चीजें ट्रांसफर बैंक से ट्रांसफर हो जाता है, मोबाइल में हम बैठे बैठे ट्रांसफर। ये तो सब आप लोग समझ सकते हैं। जो आज के युवा हैं जो वो नहीं समझ पाएंगे इस चेंज को क्या है। जो हम लोग जो थोड़ा सा 5-10 साल पुराने लोग हैं उन लोगों को समझ में आ सकता है कि 10 वर्ष में, पिछले 10 वर्षों में भारत कितना चेंज हुआ और लोगों के, जनता के बिहेवियर में क्या चेंज आया है। इसी तरह जीएसटी जो वन टैक्स पॉलिसी है वो भी लाए गए। वन टैक्स पॉलिसी में अभी बहुत से व्यापारी गणों से भी बात होती रहती है, तो उनको बहुत परेशानी आ रही, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत परेशानी आती है। मैं हर बार के अपने वीडियो में कभी बोलता हूं कि भारत लाइक द टाइटैनिक, मतलब बड़ा जहाज। अगर आपको कोई बड़े जहाज का नाम मालूम है इतना पॉपुलर जो टाइटैनिक जैसा हो, तो बता, जैसे टाइटैनिक को बहुत लंबा राउंड चाहिए पड़ता था घूमने के लिए, वैसे ही भारत भी एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। 130 करोड़ लोगों को एकदम से बदलना, हम अपने घर में 5 लोगों को तो बिठा नहीं पाते, मोहल्ले में 10 लोगों की सभा में बोल नहीं पाते। मोदी 132 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ लोगों को लेकर चल रहा है, उसमें भी विश्व स्तर का प्रेशर सभी का रहता है। कोई भी चीज पॉलिसी चेंज करने से पहले 10 देशों को से फोन आ जाएंगे कि भाई ये हमारे लिए मुश्किल में, वो हमारे लिए मुश्किल में है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ती है। तो यहां पर जीएसटी में जरूर व्यापारियों को प्रॉब्लम आ रही होगी, इसके कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही होगी। मुझे यहां से मैं ये कहना चाहूंगा मोदी जी को कि टैक्स स्लैब कम से कम रखें। 24%, 28% इतना रखने से कोई मतलब नहीं है। टैक्स स्लैब कम से कम रखें, 10, 12, 15,
बहुत से बहुत 15-16% हो गया, 12% बहुत होता है टैक्स। ज़्यादा वसूली करें आप, व्यापार जितना ज़्यादा होगा उतना टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा। फिर ज़्यादा टैक्स की स्लैब ज़्यादा हो जाती है 28%, तो फिर उसमें चोरी ज़्यादा होने लगती है। कम टैक्स में चोरी कम होगी और लोग कहेंगे कौन झंझट पाले, 100 रुपये पे 10 रुपये तो देना ही है, दे दो। अब 100 रुपये पे किसी को 28 रुपये देना है तो वो फिर 5-10 रुपये किसी को काले पीले करके देगा और 20 रुपये अपने बचा लेगा। क्या करेगा बेचारा, पेट तो पालना है ना उसको। फिर इसके बाद हम आते हैं कश्मीर मुद्दे पे। कश्मीर मुद्दा मुझे छोटा लगता था, दरअसल था बहुत बड़ा। जब हम टीनेज में थे तब हमें बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जब हम डॉक्टर स्वामी वगैरह इनके ट्वीट देखते थे, दरअसल हमें लगता था कि ये जितना बड़ा मुद्दा है नहीं उतना बड़ा बताया जाता है, और ये असल में वही हुआ। कश्मीर मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। उसको हटाने के लिए जो प्रेशर था मुस्लिम नेशंस का, जो 53 मुस्लिम देश है उनसे, ओपेक देशों से तेल मिलता था, और भारत को यह डर लगा रहता था विदेश मंत्रियों को, और सही भी था कि ये सारे देश मिलकर अगर तेल हमारा बंद कर देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था तो एक दिन में बैठ जाएगी। इतना स्टोर करने की जगह भी नहीं है भारत के पास कि पहले कोई चीज लाए और मतलब तेल अपने पास स्टोर कर ले और फिर कोई बिल लेकर आए। तो हमें तो हर दिन अपनी पूर्ति करना, इतना बड़ा भारत का देश, इतना बड़ा, वो सारी चीजें। तो मुझे लगता है हाँ, कश्मीर मुद्दे से 370 हटाने से भी बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो जो आज चाइना को चाइना की जुबान में जो बात बताई जा रही है वो सबसे बड़ा मुझे चेंज लग रहा है। आपको क्या लगता है कौन सा चेंज सबसे बड़ा है इसमें? आप ये भी बताएं कि राम मंदिर का मुद्दा जो था 500 वर्षों से अटकाया हुआ था, हिंदू भावनाओं के लिए ये था, किसी से लड़ाई नहीं थी। इसके बाद भी हमने, भारत के 3 टुकड़े भी हो गए धर्म के नाम पर, फिर भी ये मुद्दा अटकाए रहा, अटका के रखा गया, राजनीतिक तौर पे, वोटों की राजनीति के तौर पे अटका के रखा गया, और 70 वर्षों के सुप्रीम कोर्ट के संविधान के बाद ये मंदिर बनाने की परमिशन मिली। तो मैं एट द एंड में यही कहूंगा कि मुझे इन सब मुद्दों में आज भारत जो चाइना को, जिस तरह से चाइना को हिंदी समझ में नहीं आती, उसको मैंडरिन समझ में आती है। क्यों? क्योंकि चाइना बदमाश देश है, कम्युनिस्ट देश है, और ये चाइना नहीं है, मेनलैंड चाइना जो है वो कम्युनिस्टों की कैद में है। कम्युनिस्टों की कैद में है 150 करोड़ लोग। वो जब क्रांति होगी तब होगी, लेकिन आज जो चाइना है, असल चाइना ताइवान है, जहां वो नेशनलिस्ट लोग बैठे हैं, ताइवानी लोग, वो नेशनलिस्ट हैं। ये बदमाश कम्युनिस्टों ने 1950 के दशक में पहले तो मिलके लड़ा, जापान को और यूएस को हराना है तो मिलके इन्होंने हरा दिया, उनके यहां जो प्रॉब्लम थी मिलके हरा दिया, और फिर देखा कि वो थके हुए थे, फिर कम्युनिस्टों ने नेशनलिस्ट लोगों को मौका देके, क्योंकि वो वैसे ही थक चुके थे लड़के, इनको जो मारना शुरू किया, तो ये मेनलैंड चाइना से भगा के उनको ताइवान में, फार्मोसा आइलैंड पे बसा दिया। तो हम भी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब तक असली ताइवान जो है, असली चाइना नहीं बनता, तब तक हमारा विरोध रहेगा। हमारा विरोध वहां के 150 करोड़ लोगों से नहीं है जो श्रमशील हैं। भारत में श्रमेव जयतु कहा जाता है, लेकिन असल में अगर किसी ने श्रमेव जयतु को अपनाया है तो वो चाइना के 150 करोड़ लोग हैं, जो आज इकोनॉमी के सिरमौर बन गए। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप चाहे कितने ही बड़े पद पर हों, अपने आसपास रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति के भी कार्य को सराहें। अगर वो सामने रात को 2 बजे आके भी अगर आपके घर के पास या ऑफिस में अगर विसिल भी बजा देता है, या सुबह 7 बजे आपको चाय पिला देता है, या समोसे दे देता है, या अगर आप मुंबई में आपको टिफिन दे देता है, टिफिन वाले तो बहुत शक्तिशाली हैं वहाँ पर, सब्जी वाले जो होते हैं आपको हरी सब्जी दे रहे हैं, या दूध, जो छोटे से छोटा भी काम अगर जो आपके आसपास